इन्फॉर्म कीजिएगा। एक सेकेंड बच्चे, अब मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट में लेक्चर के सारी ड्रग्स जो हैं वो मैं इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ। देखो एनसेड्स मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं बच्चे डीमार्ट्स। अल्लाह, एक सेकेंड जी। डीमार्ट्स हैं बच्चे एक्चुअली डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स, ठीक हो गया। DMARDS, ये आप लोग फार्माकोलॉजी में बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो। तो मैं डीमार्ट्स भी करवा रहा हूँ साथ, और कुछ और ड्रग्स भी साथ ही करवा दूंगा, बाद में उनको खुद अलग अलग कर लेना, ठीक है। तो बच्चे प्लीज सब बच्चे मेरे साथ टेबल बनाओ। मैं जो टेबल बनवा रहा हूँ ये डेविडसन से ही ले रहा हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, उसके अंदर चीजें ऐड ऑन करूंगा। तो सबसे पहली चीज बच्चे हमारी यहाँ पे हुआ करेगी, ड्रग हम लोग यहाँ पे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसका MOA, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नंबर 2 पे जो यूजुअली हमें उसकी मेंटेनेंस डोज देनी पड़ती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो डोज होती है वो यूजुअली मिलीग्राम में होगी और पर डे पर वीक के हिसाब से डिफरेंट होगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसके सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट कौन से हैं, किस किस्म की मॉनिटरिंग जो है वो रिक्वायर्ड है। मैं यहाँ पे सिर्फ छोटा सा मॉनिटर लिख रहा हूँ। और नेक्स्ट बच्चे हम लोग ये देखेंगे कि मॉनिटरिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। ये मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में अब लिखवा रहा हूँ, हर ड्रग का अलग अलग लिखवाऊंगा, इसलिए आराम से नोट करते जाओ। सबसे पहली बच्चे जो आपकी ड्रग आती है दैट इज एक्चुअली मीथोट्रेक्सेट। और जो मेथोट्रेक्सेट होती है बच्चे, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको ये पता होना चाहिए कि ये डीएनए के सिंथेसिस को और जो सेल डिवीजन होती है इसको इनहिबिट करती है। मैंने डीएनए सिंथेसिस पे क्रॉस लगा दिया, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। यूजुअली बच्चे जो इसकी, एक सेकंड के लिए काइंडली वेट कीजिएगा, लेट्स कंटिन्यू, सो सॉरी फॉर दिस डिले। जी, मैं आपको बता रहा था कि डीएनए सिंथेसिस को ये इनहिबिट करती है, ठीक है, और सेल की डिवीजन को इनहिबिट करती है। अब जो यूजुअली इसकी मेंटेनेंस डोज रिक्वायर्ड होती है वो तकरीबन 5 से 25 मिलीग्राम की रेंज के अंदर पर वीक आप लोग इसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। जो इसके प्रिंसिपल साइड इफेक्ट्स हैं उसमें बहुत कॉमनली आता है GIT के अपसेट्स, मैं लिख रहा हूँ NVD, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। इसके अलावा साथ साथ स्टोमेटाइटिस आप लोग कह लें और कीलाइटिस, ये दोनों ये करवा सकती है। उसके बाद बच्चे एलोपेशिया के लिए नोटोरियस है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है बंदे को, इसकी वजह से एलर्जी की वजह से रैश भी हो सकता है। लेकिन इससे ज्यादा सिवियर जो दो इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए कि एक तो ये किडनी को इफेक्ट कर सकती है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, और एक ये लंग्स को इफेक्ट कर सकती है, तो एक्यूट न्यूमोनाइटिस करवा देती है, न्यूमोनाइटिस। बच्चे जब ड्रग इंड्यूस्ड कोई लंग लीजन होता है तो उसको हम लोग न्यूमोनाइटिस की कैटेगरी में पुट करते हैं, उसको हम लोग निमोनिया नहीं कह देते, क्योंकि आपको पता है निमोनिया एक जो है वो बेसिकली आपका इन्फेक्शन और इन्फेक्शियस ओरिजिन का है, ठीक है। इसके अलावा MOA के अंदर आप लोग एक चीज और ये ऐड कर लें कि डीएनए का सिंथेसिस ऐसे इनहिबिट करती है कि जो प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होता है उसको इंपेयर करती है, तो मैं उस पर क्रॉस लगा रहा हूँ। मॉनिटरिंग की अगर बात की जाए तो फुल ब्लड काउंट आप लोग लाजमी करवाएंगे पेशेंट का, और लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। और जो यूजुअल इसकी फ्रीक्वेंसी होगी बच्चे, पहले तो आप लोग स्टार्ट में करवाएंगे जब ये ड्रग स्टार्ट करने लगे होंगे। नंबर 2 पे फिर आप लोग इसको एवरी 3 मंथ्स कैरी आउट करेंगे। ये आपने याद रखना है, ये आपकी पूरी की पूरी मीथोट्रेक्सेट थी। नेक्स्ट ड्रग जो बच्चे अब हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, एक सेकेंड, ये अरेज करने में भी तो टाइम लग जाता है ना, क्या करूँ। हाँ, नेक्स्ट ड्रग बच्चे जो यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं दैट इज योर सल्फासेलाजीन। तो सल्फासेलाजीन के मतलब बच्चे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सल्फासेलाजीन हमने कहाँ पे पढ़ी थी, 5 अमाइनो सैलिसाइलेट वाले एजेंट्स में पढ़ी थी, ठीक है। जो सल्फासेलाजीन होती है बच्चे, इसका आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे आपके एंटी इंफ्लेमेटरी पाथवेज थे जितने भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेमेशन को जो कि इनहिबिट करते हैं, जैसे आपका NF के बीटा वाला पाथवे हो गया, तो ये बिल्कुल वैसे उस तरह एक्ट करती है, इंटरल्यूकिन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है। तो याद रखिएगा ये सप्रेस करवाती है इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा की प्रोडक्शन को इनहिबिट करवाती है। मैं इसके ऊपर क्रॉस लगा रहा हूँ। अगर हम लोग इसकी मेंटेनेंस डोज की बात करें तो यूजुअली 2 to 4 ग्राम होती है पर डे में। अब ये एक्सेप्शन है, मैंने ग्राम में बताई है, मिलीग्राम में नहीं बताई। प्रिंसिपल साइड इफेक्ट्स की बात की जाए, नोजिया कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, साथ ही साथ हेपेटाइटिस हो सकता है पेशेंट को, और इसके अंदर आपको ब्लड काउंट पे लाजमी नजर रखनी है, क्योंकि इस पेशेंट को न्यूट्रोपीनिया या पैनसाइटोपिनिया भी डेवलप कर सकता है, न्यूट्रोपीनिया ज्यादा कॉमन है। मॉनिटरिंग की अगर बात की जाए, फुल ब्लड काउंट आप करवाएंगे, क्योंकि हेपेटाइटिस का डर है, तो LFT लाजमी करवाएंगे। मॉनिटरिंग की फ्रीक्वेंसी बच्चे यही होगी
कि आप लोग मंथली करवाएंगे। पहले आप लोग देखेंगे एडवर्स इफेक्ट इसका रोजाना हर महीने देखेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूट्रोपीनिया का डर है इस वजह से। तो मंथली करवाएंगे तकरीबन 3 महीने के लिए, 3 मंथ्स के लिए, और अगर उसके बाद कंटिन्यू करनी पड़ती है तो फिर आप लोग एवरी 3 मंथ्स इसका करवाते रहेंगे। ठीक हो गया। अब ये वाले आपको जिसकी मॉनिटरिंग है ये लाजमी पता होनी चाहिए बच्चे। मॉनिटरिंग पे तो अक्सर एमसीक्यू आ जाते हैं, खास तौर पे आपको डिजीजेस दे के ये पूछा जाता है कि इसकी एंडोस्कोपी कितने अर्से बाद एनुअली रिपीट होनी चाहिए, कैंसर के बारे में ना, ऐसे। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आप लोग जो यहाँ पे ड्रग देखेंगे दैट इज योर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। तो हाइड्रोक्सी में यहाँ पे HCQ लिख रहा हूँ, आपको सबको पता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन बेचारी कितनी बदनाम हुई है कोरोना के अंदर और क्या कुछ हुआ है उस बेचारी के साथ। चलो अच्छा देखो, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का जो बच्चे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो भी यही है कि ये अपोप्टोसिस करवाती है आपके इंफ्लेमेटरी सेल्स का। ठीक है, अपोप्टोसिस ऑफ इंफ्लेमेटरी सेल्स। एक तो आप ये वाली बात लिख लीजिए, दूसरा ये कि ये भी TNF अल्फा की इनहिबिटर है। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, उसको काम नहीं करने देती। डेली डोजिंग की अगर बात की जाए तो 200 से लेके 400 मिलीग्राम पर डे तक यूज की जा सकती है। साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो कैरेक्टरिस्टिक चीज जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के साथ है वो है रैश। रैश जो होता है वो बहुत कॉमनली इसके साथ मैनिफेस्ट होता है, खासतौर पे बच्चे भी ये कंप्लेंट बच्चों की भी होती है। नौजिया और डायरिया हो सकता है। इसके अलावा बच्चे दो चीजें आपको लाजमी पता होनी चाहिए, प्लीज इसको याद कर लीजिए। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन आपकी आंख के लिए डैमेजिंग है। कैसे? कॉर्नियल ओपेसिटी कॉज करवा सकती है और रेटिनोपैथी जो होती है वो कॉज करवा सकती है। ठीक हो गया, लेकिन रेटिनोपैथी थोड़े से रेयर है। अब इसकी मॉनिटरिंग क्या करेंगे? ऑब्वियसली मैंने बताया कि ये आंख को इफेक्ट करती है, तो आप पेशेंट की विजुअल एक्यूटी करेंगे, मॉनिटर किया करेंगे, और फंडोस्कोपी जो होगी वो कंपोनेंट आप लोग उसका मॉनिटर करेंगे। और कब करेंगे? हर 12 महीने के बाद, ईयरली करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट ड्रग पे जो हम लोग आते हैं तो दैट इज योर लफ्लूनोमाइड। लफ्लूनोमाइड के मतलब एक चीज यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये टी सेल की डिवीजन को रोकती है। ठीक है, एक सेकेंड जी। लफ्लूनोमाइड, तो बच्चे लफ्लूनोमाइड का मैंने आपको अभी बताया कि ये टी सेल की डिवीजन को रोकती है। और कैसे रोकती है? बेसिकली ये पायरामिडीन के सिंथेसिस की इनहिबिटर है। तो पायरामिडीन लिख के मैं क्रॉस लगा रहा हूँ और आप लोग लिख लीजिए टी सेल की इनहिबिटर है। उसके बाद आप ये देखें कि जो मीथोट्रेक्सेट थी वो प्यूरिन की इनहिबिटर थी, ये पायरामिडीन की है। उसके बाद बच्चे अगर इसकी डोज की बात की जाए तो यूजुअली 10 to 20 मिलीग्राम जो होती है पर डे दी जाती है। बच्चे अगर आपको डोजेस नहीं भी याद होती इन डिमार्ट्स की, दैट्स टोटली फाइन, लेकिन किसी ने कुछ ना कुछ जो आपकी इंपॉर्टेंट है उनकी तो आनी चाहिए ना। जैसे मीथोट्रेक्सेट की लाजमी आनी चाहिए, और सल्फासालाजीन की, और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। ये तीनों जो मैं आपको करा चुका हूँ इनकी कम से कम आपको आनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद बच्चे अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स आप देखें तो क्या है? नौजिया तो हर एक का आ रहा है, तो उसके अलावा GIT के अपसेट से करवा सकती है, रैश करवा देती है, और ये साथ ही साथ एलोपेशिया करवा सकती है। और मैंने पहले भी बताया कि जो एलोपेशिया होता है वो मीथोट्रेक्सेट भी करवा सकती है, तो ये रिजेंबल कर रही है उसको थोड़ा थोड़ा। ठीक है। इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि मीथोट्रेक्सेट हिपैटोटॉक्सिक है, बिल्कुल उसी तरह आपकी लफ्लूनोमाइड जो ये भी हेपेटाइटिस कॉज करवा सकती है। तो अब आप लोग लफ्लूनोमाइड और मीथोट्रेक्सेट को इकट्ठा याद रखिएगा। मीथोट्रेक्सेट जो होती है 5 to 25 मिलीग्राम पर वीक दी जाती है, और लफ्लूनोमाइड 10 to 20 मिलीग्राम पर डे दी जा सकती है। मेथोट्रेक्सेट प्यूरिन इनहिबिटर है, लफ्लूनोमाइड पैरामिडिन इनहिबिटर है। मीथोट्रेक्सेट भी एलोपेशिया करवा सकती है, ये भी करवा सकती है। मीथोट्रेक्सेट भी हिपैटोटॉक्सिसिटी करवा सकती है, ये भी करवा सकती है। मीथोट्रेक्सेट के लिए भी आपने फुल ब्लड काउंट करवाना था, और इसके लिए भी आप लोग फुल ब्लड काउंट करवाते हैं। मीथोट्रेक्सेट के लिए भी आपने LFT करवाना था, इसके लिए भी आप लोग करवाते हैं। हाँ, अब फर्क किधर आया? फर्क ये आया कि लफ्लूनोमाइड जो होती है वो हाइपरटेंशन कॉज करवाती है, तो इसके अंदर आपको बीपी की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। ठीक हो गया। और जो मॉनिटरिंग होती है वो यूजुअली 2 to 4 वीक्स, हर 2 to 4 वीक्स करनी पड़ती है, जबकि मीथोट्रेक्सेट के केस में एवरी 3 मंथ्स था। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे कवर करवा दिया मीथोट्रेक्सेट के बीच में और लफ्लूनोमाइड के बीच में। आई होप कि कुछ ना कुछ तो याद भी हो गया होगा। उसके बाद बच्चे हम लोग जो नेक्स्ट ड्रग अब यहाँ पे करने वाले हैं दैट इज आवर डी पेनिसिलामीन। ठीक है, डी पेनिसिलामीन। और पेनिसिलामीन का आपको पता है कि ये बड़ा अच्छा चीलेटर का काम भी करता है, खास तौर पे कॉपर का।
तो यूजुअली बच्चे जो इसका एक्शन होता है वो इतना डिफाइंड नहीं है, ना आप लोग की बुक्स में मेंशन्ड है कि ये इस जगह पे क्या काम करता है। लेकिन आप ये देखें कि ये भी टी लिम्फोसाइट के नंबर्स को कम करने के लिए काम यूज होता है, ठीक है। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, टी लिम्फोसाइट्स के नंबर को इन्फ्लेमेशन की साइड पे ये यूजुअली कम करता है। जो यूजुअल इसकी डोजेज हैं बच्चे वो 250 टू 750 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से है। साइड इफेक्ट्स की अगर बात की जाए बच्चे, तो मेटालिक टेस्ट जो होता है इसका एक बड़ा बुरा एडवर्स इफेक्ट है, बहुत नोटोरियस है, रैश करवा सकता है कॉमनली ये। साथ ही साथ प्रोटीनूरिया कॉज करवा सकता है, यूरिन के अंदर प्रोटीन आ सकती है तो सॉरी, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज करवा सकता है, प्लेटलेट्स के लेवल कम करवाता है। इसी वजह से इसकी मॉनिटरिंग के अंदर अब आप लोग दो चीजों को मॉनिटरिंग करेंगे, एक तो फुल ब्लड काउंट आप लोग करेंगे इसका, ठीक है, और दूसरा यूरिन का एनालिसिस किया करेंगे। क्यों? यूरिन में प्रोटीनूरिया देखने के लिए कि कहीं किडनी डैमेज तो इसने सिग्निफिकेंट नहीं करवा लिया। इनिशियली जो बच्चे मॉनिटरिंग होती है वो 1 to 2 वीकली होती है, अगर पेशेंट सेटल कर जाए तो उसके बाद 4 to 6 वीक्स, एवरी 4 to 6 वीक्स इसकी मॉनिटरिंग की जाती है। तो इस एस्पेक्ट में बच्चे डी पेनिसिलामीन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने पहले ही बता दिया, आप लोग लिख भी लें। चिलेटर वाला यूज इसको यहाँ पे ना कॉपी कीजिएगा, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स वाला इंपॉर्टेंट है, वो बस लिख लें, ठीक है। उसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट ड्रग अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, इट इज गोल्ड। अब आप देखते हैं कि गोल्ड ऐसा क्या करता है। गोल्ड, अच्छा, तो बच्चे गोल्ड के अंदर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गोल्ड के सॉल्ट्स का मैकेनिज्म तो वाकई में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि क्यों यूज होता है, लेकिन पुराने जमाने में तो बहुत यूज होता था, अभी भी इसको इंडिकेट किया जाता है, लेकिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर नहीं है। इसको मैं इसलिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, मुझे भी बिल्कुल भी नहीं याद और ना पता है। तो 50 मिलीग्राम की बच्चे जो डोज होती है वो यूजुअली मेंटेनेंस डोज की पर मंथ 50 मिलीग्राम हम लोग देते हैं आईएम इंजेक्शन के थ्रू, ये याद रखिएगा। साइड इफेक्ट्स की अगर बात की जाए तो देखें, बिल्कुल लेफ्लुनोमाइड और मीथोट्रेक्सेट की तरह ये भी एलोपेशिया कॉज करवा सकता है। डी पेनिसिलामीन के थ्रू ये की तरह डी पेनिसिलामीन की तरह ये भी प्रोटीनूरिया और प्लेटलेट्स के लेवल कम करवा सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करवा सकता है। तो इसकी मॉनिटरिंग में बिल्कुल वैसी ही होगी, कैसी कि आप लोग इसका फुल ब्लड काउंट करवाएंगे और इसके लिए यूरिन का लेवल देखेंगे, यूरिन में प्रोटीन्स का लेवल। मॉनिटरिंग बच्चे की कैसे, फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, जब जब आपने इंजेक्शन लगवाया है तो तब तक इसकी आप ये वाले टेस्ट करवाएंगे, तो ईच इंजेक्शन के साथ आप लोग ये वाला टेस्ट करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो बच्चे हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं वो है आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्यूनोसप्रेशन या साइटोटॉक्सिक ड्रग, दैट इज एक्चुअली नोन एज सिक्लोस्पोरिन, ठीक है। एक सेकेंड मैं यहाँ पे लिख लूं जी, सिक्लोस्पोरिन। सिक्लोस्पोरिन जो है बच्चा आपको पता होना चाहिए कि टी सेल की एक्टिवेशन इनहिबिटर है। टी सेल चाहे जितना भी प्रेजेंट हो, बच्चे अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर है ये बेसिकली, ठीक है। कैल्सिन्यूरिन आप कह लें कि एक तरह का रिएक्शन कैटालाइज करवाता है, और कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर की होने की वजह से ये ब्लॉक करता है टी सेल की एक्टिवेशन को। कैल्सिन्यूरिन वाला जो इसका इफेक्ट है उसको लाजमी याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज के मुताबिक एक दफा मैंने देखा है कि वो आया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग लाजमी याद रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे ये देखें कि इसकी अगर हम लोग डोज की बात करें तो वो यूजुअली 150 टू 300 मिलीग्राम पर डे होती है, 150 टू 300 मिलीग्राम पर डे। साइड इफेक्ट्स की बच्चे अगर बात की जाए तो नौजिया, जीआईटी के अपसेट्स ये करवा सकती है, ठीक है, नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया आप लोग कर लें, और हाइपरटेंशन करवा सकती है, और साथ ही साथ रीनल इम्पेयरमेंट करवा सकती है। तो इसी वजह से इसकी मॉनिटरिंग करते हुए अब इस ये वो ड्रग है जिसकी मॉनिटरिंग में सबसे ज्यादा टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। या अब आपका टिपिकल एमसीक्यू भी आ सकता है कि कौन सी ऐसी डिमांड है जिसके लिए हमें मॉनिटरिंग काफी महंगी पड़ती है, तो दैट इज सिक्लोस्पोरिन। इसके अंदर आपको फुल ब्लड काउंट भी करवाना पड़ता है, ठीक है, साथ ही साथ आपको एलएफटीज भी करवाना पड़ते हैं। जो मैंने इसके एडवर्स इफेक्ट्स बताए हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, ये बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स और भी करवाती है। इसके अलावा यूरिन इलेक्ट्रोलाइट्स भी करवाना पड़ सकता है, और बीपी की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, और यूजुअली 2 to 4 वीक करनी पड़ती है। ये थे बच्चे आपकी जितनी भी मैंने ड्रग्स करवाई हैं, ये सारी की सारी आपकी डिमांड्स थी। अब जब मैं आप लोगों को रिमेटोलॉजी की डिजीज पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को ये ड्रग्स जो है दोबारा नहीं करवाने वाला। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट ड्रग्स पे जब हम लोग आ रहे हैं, जितनी भी ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे अब हम लोग उसमें ड्रग्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट एजेंट्स जो हम लोग देखने वाले हैं वो है एक्चुअली आपके बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स के लिए एक तो
टेबल भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। एक सेकंड, लेट मी सी, वेट बच्चे, निकाला है, प्लीज इस टेबल को देखिएगा। इसके अंदर बहुत अच्छा टेबल तो नहीं, सॉरी, एक डायग्राम निकाली है, बड़ी अच्छी इसने डिपिक्शन की हुई है कि जो बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं वो कैसे कैसे अपना काम करते हैं। ठीक है, तो बच्चे कुछ आप लोग यहाँ पे देखें, फोटोग्राफिक मेमोरी आप लोगों को हेल्प करेगी यहाँ पे। ये देखें सबसे पहले कि इसने यहाँ पे दिया हुआ है कि टी सेल की जो क्लोन्स है ना, ये एक्टिवेट हो रही हैं। अब टी सेल की जो क्लोन होती है ये कैसे एक्टिवेट होती है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है ना। फॉर एग्जाम्पल बच्चे आप लोग यहाँ पे ये देखें कि बी सेल के साथ, जब तक बी सेल का टी सेल के साथ इंटरेक्शन नहीं होता, तो बी सेल की जो क्लोन्स होते हैं या बी सेल्स के जो रेप्लिका होते हैं वो नहीं बनते, बी सेल डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि इसकी को एक्टिवेशन के लिए डिफरेंट मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कहूँ CD28 चाहिए हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप ये देखें कि डेंड्रिटिक सेल्स का इंटरेक्शन होता है CD28 के साथ और वो टी सेल्स को एक्टिवेट करवाने में मदद देते हैं। लेकिन ये कब एक्टिवेट होते हैं? ऑब्वियसली जब आपकी जॉइंट में कोई पैथोलॉजी है तो तभी आपके डेंड्रिटिक सेल्स जो है वो एक्टिवेट होंगे। ठीक है, जो आपके मैक्रोफेजेस हैं एक्चुअली। तो आप CD80 को ब्लॉक करने के लिए एंटीबॉडी दे सकते हैं, दैट इज नोन एज एबाटासेप्ट। ठीक है, एबाटासेप्ट। उसके बाद बच्चे डेंड्रिटिक सेल्स अपना कमांड जैसे TH17 सेल्स को भेजती हैं, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इंटरल्यूकिन होता है उनका इंटरल्यूकिन 23, जिसको ब्लॉक करने के लिए जो एंटीबॉडी यूज होती है दैट इज अस्टिकिनुमैब। ठीक है, अस्टिकिनुमैब। उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि CD20 के लिए एक सीडी का मतलब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, CD20 जब तक बी सेल के साथ कोलैबोरेट नहीं करेगा तो उस बी सेल्स की प्रोलिफरेशन नहीं हो सकती, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो CD20 के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनाई गई है दैट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रिटक्सीमैब, और इसको इवन कोविड के केसेस में भी ट्राई किया गया है। उसके बाद बच्चे बी सेल एक्टिवेटिंग फैक्टर है फॉर द TNF फैमिली, तो बी बैफ इसको हम कहते हैं, इसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी होती है दैट इज नोन एज बेलीमुमैब। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आप आए तो TH17 सेल्स जो होते हैं ये एक्टिवेशन करवा सकते हैं, इनका नाम 17 है तो ये इंटरल्यूकिन 17 प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इनहिबिट करवाने के लिए हम लोग ड्रग यूज कर सकते हैं, सिसक्यू, ओह माय गॉड, सिसकिनुमैब। ठीक है, अच्छा, तो ये देखें कि इसके जितनी भी ये यहाँ पे इसने ड्रग्स दी हुई हैं इसके अंदर से कुछ मैं आपको सेलेक्टिव बता रहा हूँ जो कि लाजमी आपको आनी चाहिए। एक तो एबाटासेप्ट, अस्टिकिनुमैब, इसके अलावा रिटक्सीमैब, और ये नीचे जो आपकी दी हुई है टोसिलिजुमैब और एनाकिंड्रा, ये आपको लाजमी आनी चाहिए। ठीक है, ये आपके प्रॉफ के अंदर MCQ का टिपिकल क्वेश्चन बन के आ सकती हैं। अब बच्चे जरा सा टेबल को विजुअलाइज कीजिएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग काफी सारी ड्रग्स का देख चुके हैं कि किस किस को ब्लॉक करती हैं। सबसे पहले ये देखें कि जो आपके बायोलॉजिक एजेंट्स हैं, ये बायोलॉजिकल थेरापीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो इसके अंदर जो आपकी एंटी TNF एंटीबॉडीज हैं ये एक क्लास है। मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चे, मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख के भी बता देता हूं ताकि आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए कि जो आपकी बायोलॉजिकल थेरापीज हैं इसके अंदर फर्दर क्लासेस हमने कुछ बनाई हुई हैं। एक है आपके एंटी TNF एजेंट्स, ठीक है, जिसके अंदर आपकी सारी एंटीबॉडीज आ जाती हैं, जिसमें आ जाता है इन्फ्लिक्सीमैब, एडेलीमुमैब, सिटोरिलिजुमैब, गोलीमुमैब। ठीक है, मुमैब सारी इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद एक और हमने क्लास बनाई हुई है जिसका नाम है एंटी बी सेल थेरेपी, और एंटी बी सेल थेरेपी में एक ही ड्रग आती है नोन एज रिटक्सीमैब। तीसरी जो हमने क्लास बनाई है दैट इज इनहिबिटर ऑफ टी सेल एक्टिवेशन। ठीक है, टी सेल की एक्टिवेशन के लिए जो इनहिबिटर है इसके अंदर आपकी आ जाती है एबाटासेप्ट, एबाटासेप्ट। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे हमने एंटी इंटरल्यूकिन 6 की एंटीबॉडी बनाई है दैट इज नोन एज टोलिसिजुमैब। ठीक हो गया। और एंटी इंटरल्यूकिन 1 जो एंटीबॉडीज है दैट इज एनाकिंड्रा। ठीक हो गया। तो ये बच्चे 5 क्लासेस हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स की। इसके अंदर सिर्फ मैं आपको एक एक या दो दो इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज करवाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले ये जरा की देख लेना कि यहाँ पे कौन कौन सी डिजीजेस के नाम दिए हुए हैं। AOSD से बनता है एडल्ट ऑनसेट स्टिल्स डिजीज, AXSPA से बनता है एक्सियल स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस। उसके बाद बाकी इसने दिया हुआ है जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस JIA, सोराइटिक आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक जुवेनाइल इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस।
ये सारे आर्थराइटिस दिए। अब मैं आप लोगों को हर एक के अंदर एक एक इंपॉर्टेंट वाला ये बताने लगा हूँ। एक सेकेंड जी। सबसे पहले बच्चे ये देखें कि जो आपकी ये वाली ड्रग्स हैं, ये जिनको मैंने बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दिया ताकि ये हमें बिल्कुल क्लियरली याद हो जाए। इटानरसेप्ट जो होता है बच्चे, टीएनएफ की जो टीएनएफ अल्फा जो होता है, ये देखिए मैं आप लोग को बोर्ड पे बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये एक सेल है, इस सेल के ऊपर एक रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर पे आके आपके टीएनएफ ने लगना है, टीएनएफ अल्फा ने। अगर मैं इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दूं तो क्या टीएनएफ लग सकेगा? नहीं, नहीं लग सकेगा। तो जो इसका रिसेप्टर ब्लॉकर होता है दैट इज इटानरसेप्ट, ये हम लोग यूज करते हैं रिसेप्टर ब्लॉकर के तौर पे टीएनएफ का। इसके अलावा टीएनएफ अल्फा को खुद ब्लॉक करने के लिए एंटीबॉडीज में कम से कम आपको दो के नाम आने चाहिए, इन्फ्लिक्सीमैब और एडेलीमोमैब। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे बी सेल थेरेपी, और ये आप लोग देखें कि ये दोनों इंडिकेट करते हैं हम लोग रिमेटाइड आर्थराइटिस में सो सॉरी, रिमेटाइड आर्थराइटिस में, सोरियाटिक आर्थराइटिस में, एक्सियल आर्थराइटिस में और जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस में। ये चारों इसकी इंडिकेशंस बन गई हैं। अब जब आप लोग ये चार डिजीजेस पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये ट्रीटमेंट आना चाहिए। रिटक्सीमैब की बात करें तो बच्चे ये यूजुअली वास्कुलाइटिस में यूज होती है। ठीक है, रिमेटाइड आर्थराइटिस में लेसर नोन है। अच्छा, उसके बाद बच्चे अगर हम लोग आए टी सेल के एक्टिवेटर के एक्टिवेशन इनहिबिटर पे, तो अबैटासेप्ट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। इसके अलावा जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस दोनों में इंटरल्यूकिन 6 का ब्लॉकर यूज करते हैं, टोसिलिजुमैब। इसके अलावा आप ये देखें कि यहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर और आपका जो है एडल्ट ऑनसेट स्टिल डिजीज, कैप्स करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें हम लोग यूज करते हैं एनाकिनरा। तो ये डिजीज, ये जो बच्चे मैंने आप लोग को ड्रग्स डिटेल में अब बता दिए हैं, ये आप लोग को याद करनी है। आज का जो हमारा ये लेक्चर था बेसिकली इट वाज मोर ऑफ जनरलाइज्ड थिंग्स। ठीक है, अब बच्चे मैं आप लोग को न्यू लिंक भेज रहा हूँ, अभी आपको छुट्टी नहीं होने वाली जब तक आप लोग ऑस्टियो आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के डिफरेंसेस नहीं लिख लेते। बहुत ज्यादा डिफरेंसेस बताने लगा हूँ, काम आएंगे आप लोग को। डिफरेंसेस तक आज कर लीजिए, कल फिर हम लोग ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, सेप्टिक आर्थराइटिस और एसएलई ये डिस्कस करेंगे। आज आप लोग की बेसिक्स बन चुकी हैं। ठीक है, मैं आप लोग को लिंक भेज रहा हूँ।